हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे जोश और जुनून के साथ। उसी जोश और जुनून के साथ मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ। और आज हम लोग शिक्षण विधियों के अगले पार्ट की बात करेंगे। जिन लोगों ने शिक्षण विधियों की क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षण विधियों की क्लासें देख ले, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासें डाल रखी हैं। वहाँ से क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बड़े एनालाइज के साथ तैयार किए जाते हैं। जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वे क्वेश्चन भी हैं, और संभावित प्रश्न भी आपके सामने लाया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो आज आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, शिक्षण विधियों का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट के साथ मैं कक्षा शुरू करने वाला हूं दोस्तों। हवाओं के भरोसे मत उड़े, हवाओं के भरोसे मत उड़े, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। क्लास को शेयर कर दो, सभी साथियों के साथ जुड़ जाइए अपने आज के नए सेशन के साथ, और क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सभी क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा और बाकी क्लासों को भी देख लेना साथियों। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कक्षा 8 की अध्यापिका कक्षा 8 की अध्यापिका हेलो फ्रेंड्स, जो कक्षा 8 की अध्यापिका एक सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती हैं कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। दोस्तों, ऐसा लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछता है तो आपके भी रीट पात्रता में पूछा जाएगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो उस गतिविधि को क्या नाम देंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद, श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख, श्रवण कार्य। दोस्तों, इनमें से आप लोग क्या नाम दोगे उसको? तो अनुच्छेद श्रुतलेख और सामूहिक श्रुतलेख दोनों सही है दोस्तों। तो 2 और 3 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीट 2022 में पूछा था लेवल 2 में। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को चलना है दोस्तों। तो सही आंसर 2 और 3 दोनों आपके सामने राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है दोस्तों, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो पठन सिखाने के उस तरीकों को किस नाम से जाना जाएगा? तो पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? दोस्तों, उसको कहा जाएगा आपके सामने समग्र भाषा उपागम। मतलब भाषा के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो भाषा समग्र उपागम के नाम से पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाएगा? समग्र भाषा पठन उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन निम्न में से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर निम्न है, तो शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, भाषा तत्वों का ज्ञान, भावों और विचारों को ग्रहण करना, जीवन और मूल्य का बोध प्राप्त करना, मार्मिक और लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना। तो भाषाई तत्वों का ज्ञान करना तो बिल्कुल आपके सामने शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य होना चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो भाषाई तत्वों की उसको सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भाव और विचारों को ग्रहण करना, बिल्कुल स्टूडेंट्स के थॉट्स को भी समझना और अपने भाव को समझना और
मित्रवत व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। टीचर और स्टूडेंट के मध्य मित्रवतपूर्ण व्यवहार होगा तो बच्चा बेझिझक क्लास में हर चीज़ को स्टूडेंट टीचर से पूछ सकता है। जीवन मूल्य का बोध प्राप्त करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, मार्मिक और लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना, ऐसा कोई शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में से कौन सी विधियों में कौन सी विधि पर अप्रासंगिक है? इनमें से अप्रासंगिक विधि, मौखिक भाषा मतलब मौखिक भाषा शिक्षण के लिए अप्रासंगिक विधि, वार्तालाप, भाषण, गद्य शिक्षण और अभिनय। दोस्तों वार्तालाप का मतलब है एक दूसरों के मध्य बातचीत, कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वहाँ तो मौखिक भाषा का विकास होगा, भाषण में होगा। और गद्य शिक्षण अर्थात जब गद्य पाठ को पढ़ा जाता है तो उसको एक बार टीचर के द्वारा पढ़ा जाता है, फिर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो शिक्षण मौखिक भाषा में सुधार होने के लिए ये तीनों बेहद प्रासंगिक हैं। जबकि अप्रासंगिक है अभिनय। अभिनय का मतलब होता है नाटक प्रदर्शन करना, तो नाटक प्रदर्शन करने के लिए इसके लिए विद्यार्थी को बिल्कुल शर्मिला नहीं होना चाहिए, बेझिझक अपनी बात को, अपने वाक्य को वहाँ पर मंच के सामने बोलना होता है साथियों। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व क्या है? गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व क्या है? कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली। गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व, तो नाटक के लिए सबसे बेहद क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। कथा वस्तु तो मतलब पाठ का सारांश, नाटक का सारांश आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद है पात्र भी होना बहुत ज़रूरी है नाटक दिखाने के लिए। अगला है संवाद, तो संवाद भी बेहद ज़रूरी है। और भाषा शैली इसमें मैटर करते हैं कि नाटक की भाषा शैली कैसी है दोस्तों। लेकिन प्राण तत्व मतलब मुख्य क्या है? तो मुख्य है संवाद। संवाद मतलब बातचीत करने का कौशल वगैरह, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर के लिए भाषा सीखने के लिए सरल स्वाभाविक विधि कौन सी है? संसर्ग और अनुकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, संरचना विधि। दोस्तों संरचना विधि का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि संरचना विधि का ज्ञान नहीं होता है उन बालकों को। प्रत्यक्ष शिक्षण विधि की नॉलेज नहीं है, अनुवाद विधि उनके लिए नहीं है, संसर्ग और अनुकरण विधि। तो ए ऑप्शन सही जवाब, संसर्ग और अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब नकल करके सीखते हैं बच्चे, नकल करके सीखना प्राथमिक स्तर के लिए बालकों के लिए जरूरी है। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? दोस्तों आप सब लोग परिचित हो, जो मौखिक भाषा जो शिक्षण होता है उसकी अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? अभिनय, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। अभिनय का मतलब होता है नाटक दिखाना, तो ये तो बिल्कुल अभिनय है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है। जबकि जो व्याकरण शिक्षण है ये मौखिक भाषा की अप्रत्यक्ष विधियों में नहीं आती हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत अध्ययन देने पर बल दिया जाता है? डाल्टन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति। दोस्तों पार्कहर्स्ट के द्वारा डाल्टन पद्धति का
आयोजन किया गया था। डाल्टन प्रवृत्ति के प्रवर्तक के पारकास्ट मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, खेल खेल के माध्यम से, खेल विधियों के माध्यम से शिक्षा देना, खेल विधियाँ हैं दोस्तों मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, तो इनकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। तब परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक हैं। तो इसका आंसर तो डाल्टन विधि, ए ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय जिनके द्वारा क्रिया प्रसूता का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, क्रिया प्रसूता का सिद्धांत चूहे और कबूतर पर स्किनर महोदय के द्वारा, आप लोगों को पता है, ये अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। तो उसको जो पिजन बॉक्स कहा जाता है जब कबूतर पर प्रयोग करते हैं, तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो स्किनर के अनुसार क्या सही है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है स्किनर महोदय के द्वारा, स्किनर महोदय के द्वारा अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है दोस्तों, जबकि अनुक्रिया पर, अभ्यास पर बल दिया है। थॉर्नडाइक द्वारा भूखी बिल्ली जब पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, उसको मांस का मछली का टुकड़ा दिखाई दिया जाता है, तो बार बार प्रयास करती है, लेकिन जब उसका जो घंटी के नोब पर उसका पाँव रखाई में आता है तो अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और वह मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो वो तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा 1898 में पीएचडी के शोध पत्र के माध्यम से ये दिया गया था। 1913 में एनिमल इंटेलिजेंस उनकी पुस्तक थी थॉर्नडाइक की। और जो स्किनर के अनुसार सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो ये हैं दोस्तों, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण मतलब नकल करके, देख कर सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार, ऑप्शन है भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश और भाषा की प्रकृति। तो भाषा का परिवेश होना बहुत ज़रूरी है। आप जो आपके चारों ओर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है दोस्तों। जब किसी भी चीज़ को सीखा जाता है तो वातावरण का अहम रोल होता है दोस्तों। तो भाषा का परिवेश मुख्य भूमिका निभाएगा भाषा सिखाने में और भाषा अर्जित करने में। अब भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी हैं। अच्छा, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक तो रोचक और उद्देश्यपूर्ण, मतलब उद्देश्य के साथ बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम। बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहानी और कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, उनको जब देखकर लिखा जाएगा तो उनके मध्य रुचिपूर्ण भाषा शैली, क्योंकि विद्यार्थियों के मन को अच्छी लगने वाली, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने में मज़ा आनी चाहिए, ऐसी भाषा शैली का उपयोग किया जाता है किसी भी कहानी या कविता को लिखने के दौरान। तो उनका उद्देश्य भी विद्यार्थियों को समझ में आए और उनकी भाषा शैली रुचिपूर्ण होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सके। अगला क्वेश्चन, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? कक्षा 6 के बच्चों की बात की जा रही है। कक्षा 6 के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, पाठ्य पुस्तक तो पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 6 का बच्चा आसानी से पुस्तक पढ़ सकता है। बच्चों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो, और लास्ट ऑप्शन है इसका, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
स्टूडेंट और टीचर अर्थात छात्र और अध्यापक के मध्य अंतर क्रिया होना बेहद जरूरी है दोस्तों। अंतर क्रिया होना आवश्यक है। अगर विद्यार्थी को कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही तो बेझिझक होकर उसको टीचर से पूछना चाहिए। एक दूसरे को अंतर क्रिया होना जरूरी है, जब जाके सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। अच्छा, व्याकरण के शिक्षण उद्देश्य की बात की जा रही है। जब आपने बीएड या बीएसटीसी के दौरान जो लेसन प्लान बनाए थे दोस्तों, पाठ योजना, तो वहाँ पर लिखते थे उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो वो सब बातें ही आप लोगों को वापस पढ़नी पड़ रही हैं। कुछ बच्चे कॉलेज नहीं गए होंगे तो उनको उनकी जानकारी कम होगी, बस नकल करके उन लोगों ने डायरिया बना ली और बीएड की डिग्री हासिल कर ली। तो वो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस समय पर रीट पात्रता पास करने के लिए। तो व्याकरण की बात, व्याकरण से जुड़े उद्देश्य बताना है। ऑप्शन है उपयुक्त सभी केवल ज्ञान, कौशल और ज्ञान प्रयोग। बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, ज्ञान प्रयोग भी होती है। तो उपयुक्त सभी भाषा शिक्षण, व्याकरण के से जुड़े शिक्षण उद्देश्य उपयुक्त सभी हैं। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और कौशल और ज्ञानोपयोग, ये सब शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है। वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपागम कौन सा है? बुद्धि परीक्षण, गृह कार्य का निरीक्षण, छात्र शिक्षक संवाद और उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों वर्तनी जन्य से तात्पर्य है, वर्तनी का मतलब है अशुद्धि। अगर स्टूडेंट अशुद्धि कर रहा है या तो लिखने में कुछ गलत शब्द लिख रहा है, तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए आप लोग अगर टीचर हो तो चलो आप लोग ही कमेंट में बताओ आप लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, मेरे को कहना नहीं पड़ना चाहिए बार बार। जब आप लाइक करते हो अच्छा लगता है। और कमेंट बॉक्स भी कमेंट किया करो, जो क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करो। गलतियाँ भी निकाला करो दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक होकर पूछ लीजिए। तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग अब आप लोग बताओगे, क्योंकि साइकोलॉजी आएगी आपके 23 क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो कब किया गया था इसका आंसर तो मैं बता दूंगा, 1905 में किया गया था। लेकिन वैज्ञानिक का नाम, साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण के लिए कौन सा उपागम उपयोगी है? दोस्तों बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का मापन जो टर्मन महोदय के द्वारा बुद्धि की जो सारणी दी गई है बुद्धि लब्धि की, वो तो बच्चों का आईक्यू लेवल मापने के लिए उपयोगी हैं। तो आईक्यू की तो यहाँ कोई बात है नहीं, सिर्फ वर्तनी जन्य दोषों की बात है। अगर आप अशुद्ध लिख रहे हो कुछ शब्द, तो ऐसी कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो छात्र शिक्षक संवाद, एक दूसरे से बात करके, नहीं ये भी उपाय नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा में असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी अलग ही मतलब बाल अपराधी जैसी कुछ घटनाएं या रेपिस्ट, चोरी चकारी ऐसी घटनाएं कर रहा है तो उसके लिए तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। लेकिन गृह कार्य का निरीक्षण करके ही आप उस अशुद्धि को दूर कर सकते हो। अगर आप उस पर गोला कर दोगे, टिक कर दोगे कि आपने यहाँ गलत लिखा है, तो उसी को दोबारा करने के लिए दिया जाएगा, तब स्टूडेंट उस कमी को दूर कर सकता है। और टीचर को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। आप बनोगे टीचर तो आप भी यही तरीका अपनाओगे। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग वीडियो को तो शेयर कर ही दोगे, मुझे पता ही है ही सही, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, और लाइक तो कर ही दिया आपने आते ही। तो अब क्या बचा, अब व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना आज की क्लास को। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर से तात्पर्य है दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे। तो कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, अर्थात जो 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके लिए व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? इसका आंसर तो आप लोग ही दोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि
विधियाँ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ वीडियो से। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, या तो आप बुक में ढूंढ कर दो, कहीं से भी दो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ऑप्शन देख ही लो, निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि और सूत्र विधि। इनके क्वेश्चन में पहले अपने 7-8 क्लासे में डाल रखी है शिक्षण विधियों की, तो वहाँ पर देखो, और इन क्वेश्चन का आंसर उन क्लासों में से ही निकल जाएगा दोस्तों। तो उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी क्लासें देखना। आप लोगों को शिक्षण विधियों वाले पार्ट पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और खुद कहोगे कि सर अब शिक्षण विधियों वाले पार्ट से डर नहीं लगता, क्वेश्चन आसानी से सही कर देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।